साथियों को स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। यूपीएसएससी पैट 2022 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज इतिहास की क्लास में हम हड़प्पा की सभ्यता पढ़ेंगे और दावा करता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। भविष्य में रिवीजन के लिए आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा की सभ्यता जो कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला, इसके अन्य नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। कांस्यकालीन सभ्यता क्योंकि इस सभ्यता इस काल में कांसे की खोज हुई थी। मेलुहा की सभ्यता एक जगह था, उसके नाम पर पड़ा हुआ है। हरी यूपिया की सभ्यता ऋग्वेद में इसका जिक्र होता है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन एक अंग्रेजों के आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये 1826 में हड़प्पा गए, खोजने की कोशिश करी कुछ, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा गए और इन्होंने भी शुरुआत किया, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। अलेक्जेंडर कनिंघम और इनके दो भाई और थे जो पुरातत्व विभाग में ब्रिटिश इंडिया में बहुत नाम कमाया था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई और इस देख रेख में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के। हड़प्पा का अगर आपको मौजूदा स्थिति जाननी हो तो पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, रावी नदी के किनारे। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। मौजूदा स्थिति पाकिस्तान, सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का अगर आप विस्तार माने तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान के केवल 2 स्थल पाए गए हैं जिनका नाम सोतुघई और मुंडी काक है। क्षेत्र देखिए इस रिटन के माध्यम से। सबसे अगर नॉर्थ में माना जाए तो रहमान देरी नामक जगह है पाकिस्तान में, और भारत में सबसे उत्तरी माना जाए तो मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल 1400 किलोमीटर की लंबाई है और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और पूरब पश्चिम माना जाए तो पश्चिम में सुतका गैंडोर पाकिस्तान में, और इंडिया में सबसे पश्चिमी माना जाए तो बेसलपुर गुजरात में, और सबसे पूरब में यूपी में आलमगीरपुर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। अगर हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल बताया जाए तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण खुदाई स्थल और इन्हें आप जरूर याद करें, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे किस स्थल पर क्या क्या पाया गया, तो शुरू करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा में दुर्ग पाया गया, अन्नागार, कब्रिस्तान 2 प्रकार के H और R37, पुरोहित की मूर्ति मतलब पंडित उस समय भी थे, मिट्टी की मुद्रा, टेराकोटा की मूर्ति, ऋषभ देव की मूर्ति जो कि जैन के प्रथम तीर्थंकर थे। मोहनजोदड़ो को मौत का टीला भी कहा जाता है, जहाँ पर बृहत अन्नागार सबसे बड़ा भवन पूरे हड़प्पा सभ्यता में, बृहद अन्नागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। बृहत स्नानागार, 2 मंजिल भवन, सभा भवन, नर्तकी की मूर्ति 4.5 सेंटीमीटर कांसे की, पार्श्वनाथ की मूर्ति जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, पशुपति की मुहर बाईं तरफ जिस पे गैंडा और भैंसा था, दाईं तरफ हाथी और बाघ था। चहूदड़ो, वहाँ मिला लिपस्टिक, गुरिया, मनका, मतलब यहाँ सौंदर्य के सामान ज़्यादा मिले हैं। मेहरगढ़, पहली बार कृषि का साक्ष्य कहीं हड़प्पा सभ्यता में मिलता है तो वह मेहरगढ़। ये जो ऊपर के हमने चारों नाम बताए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो और मेहरगढ़, ये सारे पाकिस्तान में थे। अब हम बात करते हैं भारत के स्थलों की। भारत के स्थलों में बात करें तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, यहाँ भारत में सबसे बड़ा स्थल है। बनावली हरियाणा में ही है, यहाँ हल के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ पंजाब में है, मनुष्य के साथ कुत्ते की कब्र मिलता है रोपड़ में, मतलब मनुष्य पशुपालन भी करता था। कालीबंगा राजस्थान में, नाम ही कालीबंगा है, बंगा मतलब बैंगल,
जुता हुआ खेत, अग्निकुंड और यहाँ चूड़ियाँ भी मिलती हैं। लोथल गुजरात में जगह है, मतलब कृत्रिम बंदरगाह मिला यहाँ गोदीबाड़ा में। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्री रास्ते से व्यापार भी, विदेशी व्यापार भी होता था। यहाँ भी अग्निकुंड मिलता है, चावल की भूसी मिलती है, मतलब यहाँ के लोग कृषि से भी परिचित थे। धौलगिरा गुजरात में जगह है, शहर 3 भागों में बटा था यहाँ पे। सुतरकोटड़ा गुजरात में ही है, एकदम किनारे पे। यहाँ पे घोड़े की हड्डी, शॉपिंग मॉल इत्यादि मिलते हैं। तो घोड़े की हड्डी, घोड़े मतलब अरब से ज़्यादा घोड़े आते थे, मतलब विदेशी व्यापार शामिल ही था। सामाजिक स्थिति कैसी थी इस कालखंड में, तो बात करें तो समाज पूरी तरह से मातृसत्तात्मक था, मतलब स्त्रियों का वर्चस्व था और स्त्रियों की हर बात मानी जाती थी। समाज 4 भागों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। यहाँ ऐसा नहीं था कि जिस मतलब परिवार में जन्म लिया, विद्वान के परिवार में कोई जन्म लेगा तो विद्वान होगा। यहाँ काम के आधार पर यह तय किया जाता था। समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गाय और घोड़ा अनुपस्थित थे। मुख्य मनोरंजन जुआ खेलना था। धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो यहाँ के लोग पूजा करते थे मातृ देवी का, पशुपति शिव का, शिवलिंग का, पीपल वृक्ष का, ओम का, स्वास्तिक का। फारकता एक पक्षी थी, उसकी भी पूजा होती थी और बैल की भी पूजा होती थी। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी इनकी। आय का साधन व्यापार और कृषि था। कृषि बढ़िया अच्छे से करते थे और व्यापार विदेशी व्यापार शामिल था। पहली बार कपास का उत्पादन शुरू हुआ। अब इनकी बात आती है पतन के कारण। बहुत सारी किताबों में अलग अलग बात लिखी जा चुकी है। कुछ लोग कहते हैं नदी के किनारे बसे हुए थे, बाढ़ आई और ये ख़त्म हो गए, मतलब सब खत्म। दूसरी किताबों में लिखा जाता था कि आर्यों का आक्रमण हुआ और इन पे जीत गए। मेरे हिसाब से तो दोनों हो सकता है। बाढ़, कुछ जगह बाढ़ से भी ख़त्म हो सकती है, और आर्यों का आक्रमण, इसमें ज़्यादा सच्चाई समझ नहीं आती। क्योंकि अगर ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग एकदम सीधे स्वभाव के थे तो आर्य आक्रमण क्यों करेंगे? तो मेरे हिसाब से बाढ़ ही होगा इनके पतन का कारण। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे फिर से दावा करता हूं कि इससे बाहर यूपीएससी पैट की परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।